जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टर्न हम लोग पहुंच चुके थे पादप जगत वर्गीकरण। पादप जगत वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और पादप जगत वर्गीकरण में कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। जैसे कि पहली बात हमने की थी आपसे कि जो पादप होंगे मुख्य रूप से ये कैसे होंगे। तो पादप और जंतु का मुख्य अंतर हमने बताया था कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके बाद हमने बताया था ये स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हमने बोला था प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनको चाहिए क्या होगा, तो इनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फिर हमने बताया ये बनाएंगे क्या, तो यहाँ पर ये बना देते हैं आपका ग्लूकोज और कुछ ऊर्जा। इसके बाद ये ऊर्जा किस रूप में, तो हमने बताया ये ऑक्सीजन के रूप में होगी। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा किस रंग में, तो लाल में। इसके बाद नीले रंग के प्रकाश में। और सबसे कम किस रंग में होती है, तो हमने बताया सबसे कम ये आपका हरे रंग के प्रकाश में होती है। इतनी बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में क्यों होती है, क्योंकि पौधों में यानी पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी जिसको हम लोग लवक या हरित लवक कहते हैं। इस लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है। और इसी हरे रंग में यानी क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है जिसके बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। ये तत्व है मैग्नीशियम। मुख्य रूप से इस मैग्नीशियम तत्व के कारण ही आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ से हम लोगों को इतनी बात मालूम हो चुकी थी। अब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पादप जगत वर्गीकरण के बारे में हमने बताया कि एकलर ने जो पादप जगत का वर्गीकरण दिया उसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे थे। एक वर्गीकरण और भी चलता है और ये वर्गीकरण चलता है आपका टिप्पो के अनुसार, जिन्होंने 1942 में दिया था। तो पहला वर्गीकरण जो मान्य हुआ था वो टिप्पो का था और दूसरा वर्गीकरण जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले इसको पढ़ लेंगे पूरी तरीके से। इसके बाद उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि किस तरीके से उन्होंने रखा है, तो हम लोगों को दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पादप जगत वर्गीकरण में हमने विभाजित किया था कि पादप जगत का जो वर्गीकरण विभाजित है ये दो भागों में मूल रूप से पहले बांटा गया। और ये किसने बांटा था, तो ये एकलर ने बांटा था। पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें हमने आपको दो वर्ग विभाजित किए। पहला था आपका क्रिप्टोगेमस और दूसरा था फेनरोगेमस, जिसमें हम लोगों ने क्रिप्टोगेमस में पढ़ा था कि क्रिप्टोगेमस वे पौधे जिन्हें अपुष्पोद्भिद भी कहा जाता है। अपुष्पोद्भिद का अर्थ होता है कि जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता हो। आ का मतलब क्या हो गया, नहीं होना। इनमें क्या होगा, इनमें पुष्प, इनको पुष्पोद्भिद कहा जाता है, यानी इनमें पुष्प क्या होगा, तो पाया जाएगा। इसके बाद क्रिप्टोगेमस आगे जाकर के तीन भागों में विभाजित हो जाता है और ये तीन भाग कौन से हैं, तो इसमें जो पहला भाग विभाजित होता है उसे कहा जाता है थैलोफाइटा। पहला वर्ग जो विभाजित होता है इसे कहा जाता है थैलोफाइटा।
फाइटा। दूसरा जो विभाजित होता है इसे कहा जाता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। इसके बाद तीसरा जो विभाजित होता है इसे कहा जाता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। ये 3 वर्ग विभाजित हो जाते हैं क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत। तो क्रिप्टोगेमस कितने वर्ग में विभाजित होता है? थैलोफाइटा, इसके बाद ब्रायोफाइटा, इसके बाद टेरिडोफाइटा। अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले चार्ट कंप्लीट कर लें। इसके बाद टेरिडोफाइट फेनरोगेमस के अंतर्गत 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं जिम्नोस्पर्म, एक को बोला जाता है जिम्नोस्पर्म और दूसरे को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। तो ये 2 भागों में फिर से विभाजित हो जाता है। एक है आपका जिम्नोस्पर्म और एक है आपका एंजियोस्पर्म। इसको हिंदी में बोला जाता है अनावृत बीजी और इसे बोला जाता है आवृत बीजी। यानी जिनका बीज ढका हुआ नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, या इनको नग्न बीजी भी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहा जाता है क्योंकि इनमें जो बीज होता है यानी स्पर्म जो होता है वो ढका हुआ होता है। तो यहाँ से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद जो ढका हुआ बीज है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ढका हुआ यानी एंजियोस्पर्म फिर से 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें पहला वाला जो भाग है इसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन और इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन का अर्थ होता है एक बीजपत्री और इसका अर्थ होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अभी पूरे कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कैसे पहचाना जाएगा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चार्ट पहले आप लोग बना दीजिए, फिर हम इसके बाद एक्सप्लेन करें इसको। अब देखिए, सबसे पहला थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर थैलोफाइटा से स्टार्ट करते हैं। जो क्रिप्टोगेमस होंगे, क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत आपका यानी पुष्पोद्भिद के अंतर्गत थैलोफाइटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत 3 विभाजन हो जाते हैं। थैलोफाइटा में 3 विभाजन है, यानी इसके उदाहरण क्या है, कौन कौन आएगा? सबसे पहला इसमें आता है शैवाल, जिसको हम लोग एल्गी भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है इसमें कवक, जिसको हम लोग फंगी बोलते हैं। तीसरा कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें बैक्टीरिया या जीवाणु को भी रखा है। बैक्टीरिया रखा क्यों है तो हम बता दें आपको, रखा इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल नहीं पाई जाती और इन दोनों में भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, क्योंकि पादप में ही कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जीवाणु को भी रख दिया गया। तो अब हम लोग थैलोफाइटा से स्टार्ट करेंगे। तो पहले चार्ट बना लीजिएगा और जहाँ तक हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएं चार्ट को देखते जाइएगा तो आपके चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, आपको सारी चीज़ समझ में आती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट कर लिया होगा। अब हम लोग सबसे पहली चीज़ जो शुरू करेंगे वो होगी हम लोगों की शैवाल। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। तो शैवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। शैवाल यानी कि सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या पड़ेगा?
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा वर्ग के बारे में कि थैलोफाइटा क्या है, कैसे कैसे क्या विभाजित होता है इसमें। तो सबसे पहला शुरू करते हैं थैलोफाइटा। देखिए, थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत सबसे पहली चीज जो आती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थैलोफाइटा है इसे थैलोफाइटा क्यों कहा जाता है। थैलोफाइटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है वो थैलस होता है। थैलस मतलब एक सुकाय रूप में, थैली नुमा रूप में होता है, यानी मांसल रूप में इसका शरीर पाया जाता है। इसमें शरीर जो है इसका, यानी कि जो बॉडी होगी वो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता, शरीर मांसल या सुकाय होता है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इस प्रकार के पादपों में थैलोफाइटा इस प्रकार के पादप में शरीर सुकाय होता है, सुकाय या मांसल होता है, अर्थात जड़ तना और पत्ती में विभाजित नहीं होगा। पहली चीज ये नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होगा तो सीधा सा मतलब आ जाता है कि शरीर कैसा होगा, तो मांसल होगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। तो याद रखिएगा, ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि पूरे विश्व में आज भी सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शैवालों द्वारा ही की जाती है, और जो शैवाल है वो आपका थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, थैलोफाइटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें कोशिका भित्ति होगी कि नहीं होगी। तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी क्योंकि ये पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस वर्ग को मुख्य रूप से आदर्श जलवायु के लिए कौन सी जलवायु चाहिए, तो ये जलीय पौधे होते हैं, स्थल पे ये नहीं हो सकते, होंगे भी तो जहां पर जल की अधिकता होगी स्थल में वहीं पर पाए जाएंगे। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, यह है जलीय पादप है, यानी इनको जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये जलीय पादप है। इसके बाद ये सबसे कम विकसित समूह है, यानी ये जो समूह है ये सबसे कम विकसित समूह है, क्योंकि सबसे पहला वर्ग जो विकसित हुआ वो यही वर्ग था, इसलिए ये वर्ग सबसे कम विकसित रहा। और ये आपका मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपका जलीय क्षेत्रों में पाया जाएगा। अगली बात आती है कि इसके अंतर्गत जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तीन बातों के बारे में बात करी अभी हम लोगों ने। एक तो है शैवाल, दूसरा है कवक, और तीसरा है जीवाणु। जीवाणु के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, कवक के बारे में भी हम पहले पढ़ा चुके हैं। शैवाल का टॉपिक रह जाता है तो शैवाल हम आपको बता दे रहे हैं। शैवालों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो शैवालों के बारे में सबसे पहली बात जो हम लोगों को याद रखनी है वो ये कि शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, बताइए। कवक का अध्ययन क्या कहा जाता है और शैवाल का अध्ययन क्या कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो शैवाल होगा, शैवाल के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। सिर्फ हम उन्हीं टॉपिक्स को या उन्हीं पॉइंट को हिट कर रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे गए। शैवाल का टॉपिक तो बहुत बड़ा टॉपिक है।
तो पहला पॉइंट हम लोगों को यहां से ये समझना होगा कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। और हमने दूसरा पूछा कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए शैवाल का जो अध्ययन होता है इसको कहा जाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, जबकि जो कवक का अध्ययन है इसे कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि यह जलीय पादप है। अगला पॉइंट, विश्व में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। यानी जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है सबसे ज्यादा किन पादपों द्वारा होती है, तो आपके थैलोफाइटा द्वारा होती है और मुख्य रूप से किसके द्वारा, शैवाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला बात आती है, क्या इनमें पर्णहरित पाया जाएगा, तो इनमें पर्णहरित पाया जाता है, याद रखिएगा। इसी कारण तभी तो ये क्या होंगे, यह स्वपोषी होंगे। जब इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तभी तो ये अपना भोजन बनाएंगे, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें कैसे हो सकती है, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद अगली बात हम लोगों को यहाँ से याद रखनी है कि जो शैवाल होते हैं इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहला भाग जो डिवाइड करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं रोडोफाइटा। या आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि शैवाल को मुख्य रूप से 3 रंगों में विभाजित किया है और रंगों के आधार पर इनका नामकरण भी कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला जो आता है लाल रंग का शैवाल। लाल रंग का शैवाल, इसे क्या कहा जाता है। दूसरा आपका पूछ लिया जाएगा कि जो हरे रंग का शैवाल है इसे क्या कहा जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भूरा शैवाल है इसे, या भूरे रंग का शैवाल है इसे मूल रूप से क्या कहा जाएगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लाल रंग के शैवालों को क्या कहा जाता है, लाल रंग के शैवालों को क्या कहा जाता है। तो लाल रंग का जो शैवाल होता है इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, रोडोफाइटा। रोडोफाइटा इसे कहा जाता है रोडोफाइटा। हरे रंग का जो शैवाल होता है इसे कहा जाता है क्लोरोफाइटा, इसे कहा जाता है क्लोरोफाइटा। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भूरे रंग का शैवाल होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फियोफाइटा। नोट कर लीजिएगा तीनों कि लाल रंग का शैवाल किसे कहा जाता है, रोडोफाइटा। हरे रंग का शैवाल किसे कहा जाता है, क्लोरोफाइटा। और भूरे रंग के शैवाल को क्या कहा जाता है, फियोफाइटा। शैवाल मुख्य रूप से कितने रंगों में विभाजित कर दिए गए, तो इन्हें 3 रंगों में विभाजित किया गया। या ये कितने प्रकार के हैं, तो इनके प्रकार तो बहुत से हैं। कुछ खाने में यूज होते हैं, कुछ खाद के रूप में यूज होते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के शैवालों का प्रयोग किया जाता है। नीलहरित शैवाल भी हमने आपको, साइनोबैक्टीरिया, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके थे, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो हम आपको काफी पहले भी बता चुके कि क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि लाल सागर का रंग लाल किसके कारण होता है। लाल सागर का रंग लाल किसके कारण होता है, बता चुके हैं, जरा कमेंट करिएगा, देखें कितने लोगों को याद है कि भूल गए।
लाल सागर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये होता है शैवाल के कारण ही। और इस शैवाल का नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम। इस शैवाल के कारण ही लाल सागर का रंग लाल होता है। ये टॉपिक या ये पॉइंट हम आपको पहले भी बता चुके कि लाल सागर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम के कारण इसका रंग लाल होता है। इसके बाद अगली बात कर लें तो एक क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटे गुणसूत्र, या मुख्य रूप से आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो यहीं पर आगे बता दे रहे। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटे गुणसूत्र किस पादप में होंगे, तो सबसे छोटे गुणसूत्र जो होते हैं वो शैवालों में ही होते हैं। तो यहीं से आगे नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में होते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवालों में पाए जाते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पादप में सबसे कम गुणसूत्र किस शैवाल में होते हैं। अगला पॉइंट, पादप में सबसे छोटे गुणसूत्र तो शैवाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पादपों में सबसे कम गुणसूत्र किस शैवाल में। तो याद रखिएगा, इस शैवाल यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादपों में सबसे कम गुणसूत्र किसमें है, तो भी आपके शैवाल में, और सबसे छोटे गुणसूत्र पादपों में किसमें है, तो भी शैवाल में है। इस शैवाल का क्या नाम है जिसमें सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका नाम है क्लोमाइडोमोनास, क्लोमाइडोमोनास। क्ले या क्लो भी लिख सकते हो, क्लोमाइडोमोनास। ये एक शैवाल है जिसमें सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो मात्र 2 होती है। याद रखिएगा, सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे कम गुणसूत्र क्लोमाइडोमोनास या क्लेमाइडोमोनास नामक शैवाल में पाए जाते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल 2 होती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलें। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैवालों में, मुख्य रूप से अब शैवालों के उदाहरण की बात कर लें। अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, शैवालों के प्रमुख उदाहरण और उनके अनुप्रयोग। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, शैवाल के उदाहरण व उनके अनुप्रयोग। शैवालों के उदाहरण व उनके अनुप्रयोग, चलिए ये भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला शैवाल जिसका उदाहरण शैवाल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जिसका नाम है क्लोरेला। पहला क्लोरेला लेते हैं, ये काफी बार पूछा गया इसलिए इसको पहले ले रहे हैं। क्लोरेला नाम का जो शैवाल होता है, ये क्लोरेला नाम के शैवाल से एक दवा बनाई जाती है। इस दवा को कहा जाता है क्लोरेलिन। इस दवा का नाम है दूसरा। इस क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया, अंतरिक्ष यात्री
का भोजन है ये। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में शैवाल का प्रयोग करते हैं, और वो मुख्य रूप से क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका कि क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग किसके द्वारा। तो इसका प्रयोग भोजन के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है। अगली बात आती है कि अंतरिक्ष यात्री इसे भोजन के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं। तो यहीं से याद रखिएगा, क्योंकि जो क्लोरेला नामक शैवाल है इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती। अब ये आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसी कारण आप लोग पढ़ते हो कि जो साधारण तौर पर आमतौर पर भोज्य पदार्थ हम लोगों का यूज होता है, उन भोज्य पदार्थों में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होती है। तो आप पढ़ते हो सोयाबीन में होती है। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए सभी पादपों को, शैवालों को मिला करके, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो शैवालों में होती है। और उसमें भी किस शैवाल में, तो क्लोरेला नामक शैवाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किस शैवाल में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी क्लोरेला नामक शैवाल में। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसमें 70% प्रोटीन पाई जाती है। 70% प्रोटीन इसमें पाई जाती है। अगली बात आती है दूसरे नंबर पे क्या सोयाबीन है, तो नहीं, दूसरे नंबर पर भी शैवाल ही है, इसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना नामक जो शैवाल है इसमें सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, इसमें 65% प्रोटीन पाई जाती है। अब बात आती है क्या तीसरे नंबर पर सोयाबीन है, तो तीसरे नंबर पर भी सोयाबीन नहीं है। तीसरे नंबर पर स्थान आता है मशरूम का। तीसरे नंबर पर स्थान आता है मशरूम का, जो कि एक कवक है। अभी आप आगे पढ़ चुके हो पहले भी कि मशरूम किसकी श्रेणी में आता है, तो मशरूम आपका कवक की श्रेणी में आता है। और इसमें कितने परसेंट पाया जाता है प्रोटीन, तो 52% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अगर बात करी जाए क्या चौथे नंबर पर आपका सोयाबीन आता है, तो बिल्कुल चौथे नंबर पर सोयाबीन का स्थान आता है। और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है 42%। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन क्लोरेला नामक शैवाल में पाई जाती है। कितनी होती है, 70%। सेकंड नंबर पर स्पाइरुलिना नामक का शैवाल है जिसमें 65%, मशरूम में 52% और सोयाबीन में 42%। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पादपों में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है। अगर वहां पर ऑप्शन में क्लोरेला रख दिया गया और सोयाबीन भी रख दिया गया, तो आपको बता दें 99% लड़के सोयाबीन लगा देंगे। और जबकि क्लोरेला ऑप्शन होगा, तो अगर क्लोरेला ऑप्शन दिया है या इनमें से कोई ऑप्शन दिया है, तो सोयाबीन का स्थान कहाँ पर है ये आप जान चुके हो, चौथे नंबर पर है। अगर इसके पहले वाले कोई भी 3 ऑप्शन है तो उस पर आंसर लगेगा। अगर वो 3 नहीं दिए तो आंसर सोयाबीन लगेगा। इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, तैयार भी कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और बाद में हम लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बने। तो नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में एक शैवाल का और प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन में दे दे और ए और बी ऑप्शन दे दे तो भी आपको वो आंसर करना होगा। और दूसरा कौन सा शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, तो इसका नाम है सियाने कॉकस। सियाने कॉकस नाम का ये शैवाल, ये भी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है। बात आती है कि अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में शैवालों का प्रयोग क्यों करते हैं।
देखिए, अगर शैवालों का भोजन के रूप में प्रयोग ये करते हैं तो उसके पीछे मुख्य कारण होता है क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं, और जल्दी तैयार होने के साथ साथ इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो वेस्टेज यानी उत्सर्जन के लिए इसमें जरूरी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। इसलिए खाना तो आसान है अंतरिक्ष में, पचाना भी आसान है अंतरिक्ष में, लेकिन सुबह वाला जो सिस्टम है अगर वो सिस्टम बिगड़ गया तो समस्या खड़ी कर देगा। इसलिए अंतरिक्ष में जाओगे कहाँ? अंतरिक्ष में तो कोई भी चीज संभव नहीं है। खुद सोच करके देखो, क्या अंतरिक्ष में हो सकता है? नहीं। तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ये दो शैवाल प्रयोग में लिए जाते हैं भोजन के रूप में। एक तो है आपका कौन सा? क्लोरेला नामक शैवाल, और दूसरा है आपका सियानेकाकस नाम का शैवाल। अब यहाँ से अंतरिक्ष यात्री भोजन में इसलिए लेते हैं क्योंकि इसी से इन्हें ऑक्सीजन की प्राप्ति भी हो जाती है। अभी आपने देखा कि जो ग्लूकोज बनाते हैं और क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा भी अंतरिक्ष में इनकी पूरी होती रहती है, इसलिए ये शैवाल इनके द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके बाद शैवालों से और क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो एक क्वेश्चन बनता है, एक शैवाल का नाम है जिसका नाम है अल्वा, अल्वा नामक शैवाल। क्लोरेला का अगर आप लोग एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्लोरेला नामक शैवाल से ही आपका एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल से एंटीबायोटिक भी बना दिया जाता है। तो इसका प्रयोग एंटीबायोटिक बनाने में भी करते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग जरा दूसरे शैवाल के बारे में देख लें। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि आयोडीन की प्राप्ति, पहला तो यही बन जाता है आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है? तो याद रखिएगा, आयोडीन की प्राप्ति भी शैवाल से ही होती है। और वह कौन सा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो इस शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। हमने आपको पहले भी कई बार बताया, इस शैवाल को कहा जाता है लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। और आयोडीन का प्रयोग किसमें करते हैं? तो आपको मालूम है, घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन के बारे में ही हमने एक क्वेश्चन और भी बताया था कि इस रोग को, यानी किसकी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, ग्वाइटर या गलगंड नाम का रोग होता है। इसके उपचार में किस शैवाल का प्रयोग करेंगे? तो लेमिनेरिया। दूसरा, आयोडीन की प्राप्ति किस शैवाल से होती है? तो भी आंसर लगेगा लेमिनेरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाद के रूप में किन शैवालों का प्रयोग किया जाता है? खाद के रूप में, खाद के रूप में यहाँ मतलब है खेतों में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, कि खेतों में उर्वरा शक्ति जो बढ़ाई जाएगी वो उर्वरा शक्ति किस शैवाल से बढ़ेगी? तो इसमें कई शैवाल आते हैं जिनमें आप कई पहले भी पढ़ चुके हो, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक। ये कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनका प्रयोग एनाबीना, नॉस्टॉक, इनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इन्हीं के साथ आपने जब पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो एनाबीना, नॉस्टॉक, एजोला, केल्प, नॉस्टॉक, एजोला, इसके बाद है केल्प। ये सभी शैवाल आपके खाद के रूप में या उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इनको नोट रखिएगा कि किनका इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्लोरेला के बाद अगला शैवाल हम लोग देख लेते हैं। एक शैवाल है कारा और एक है नाइट्रेला। चौथा शैवाल है कारा और एक है नाइट्रेला। कारा और नाइट्रेला नाम के जो शैवाल हैं, इन दोनों शैवालों का प्रयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। मलेरिया रोग उपचार में
तो औषधि के रूप में मलेरिया रोग के उपचार में किन शैवालों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कारा और नाइट्रेला नाम के शैवालों का प्रयोग आपका मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला शैवाल कौन सा है? तो 4 यानी कि आपके 4 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा आयोडीन के रूप में लेमिनेरिया, मुख्य रूप से यही पूछा जाएगा। हालांकि 2 शैवाल और हैं जिनसे आयोडीन प्राप्त होता है, एक है फ्यूकस और एक है एक्लोनिया। एक है फ्यूकस और एक होता है एक्लोनिया। इनसे भी आपका आयोडीन प्राप्त हो जाता है, लेकिन मूल रूप से आपसे लेमिनेरिया के बारे में ही पूछा जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किन शैवालों का प्रयोग भोजन के रूप में होता है? तो 5वां पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भोजन के रूप में प्रयुक्त शैवाल। तो भोजन के रूप में जिन शैवालों का प्रयोग होता है उनमें सबसे पहला नाम आता है अल्वा का। अल्वा को सलाद के नाम से भी जाना जाता है, या अल्वा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान में सलाद के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो वो अल्वा शैवाल है, और इसे इसीलिए समुद्री सलाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे समुद्री सलाद भी कहा जाता है। तो पहला नोट रखिएगा अल्वा, इसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है और ये जापान में सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अगला शैवाल जो भोजन के रूप में यूज करते हैं, कुछ जनजातियां प्रयोग करती हैं, इसका नाम है सरगासम। सरगासम, सरगासम या सारगैसो, आप सरगासम घास होती है जो कि मुख्य रूप से शैवाल है। इसी के नाम के कारण, सरगासम के कारण ही सारगैसो सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ा था, क्योंकि वहां पर जो शैवाल मूल रूप से पाया जाता है वो सरगासम शैवाल है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सरगासम शैवाल पादप वर्ग में किसके अंतर्गत आता है? तो आपको मालूम हो चुका है किसके अंतर्गत आएगा, शैवाल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अगला जैसे आपसे पूछा जा सकता है, एक आपका सवाल है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का प्रयोग भी भोजन के रूप में होता है, जिसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये आपका उर्वरा के रूप में भी प्रयोग होता है, और नॉस्टॉक का प्रयोग चारे के रूप में भी किया जाता है, और कुछ जनजातियां इसको भोजन के रूप में भी प्रयोग में लेती हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, इसलिए ये लोग भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। नास्टाक के बाद अगला कौन सा ऐसा सवाल है? तो अगला आप लेमिनेरिया लिख सकते हो, उसको भी भोजन के रूप में यूज किया जाता है। तो लेमिनेरिया भी आपका भोजन के रूप में यूज होता है, कुछ जनजातियां भी इसका प्रयोग कर देती हैं। तो यहाँ से इतना पॉइंट नोट रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने आपको सारी चीजें एक एक करके बता दिया। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। उम्मीद है हमने अपने स्तर से सारी चीजें आपको बता दी। अगली पॉइंट आती है, शैवालों में क्या संवहन पाया जाता है? संवहन, देखिए संवहन इनमें नहीं होता। संवहन का अर्थ लिया जाता है संवहन ऊतक से। संवहन ऊतक में 2 ऊतक आते हैं जिन्हें संवहन ऊतक की श्रेणी में रखा जाता है। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम आपका जाइलम आपका पौधों की जड़ों से जल को ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है? जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो यहाँ पर संवहन ऊतक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर संवहन की क्रिया भी नहीं होती। तो इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी घुमा करके पूछा जा सकता है, क्या शैवालों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं पाए जाते, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ या अन्य का नहीं किया जाता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि कवक के संबंध में हमने आपसे कहा था
कि आपका जो पादप वर्ग होगा, तो पादप वर्ग में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो हमने बताया था स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो शैवालों में जो संचित भोज्य पदार्थ होगा वो किसके रूप में होगा, स्टार्च के रूप में होगा। जबकि जंतुओं में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पादपों में संचित भोजन किस रूप में होगा, स्टार्च के रूप में होगा। स्टार्च को हमने कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में आपको पढ़ाया था। ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड का मतलब हो गया जिसमें ग्लूकोज के 2 से ज्यादा अणु हो जाते हैं, तो उसे पॉलीसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। अगर 2 है तो क्या कहा जाएगा, डाइसेकेराइड, और अगर 1 है तो उसे सेकेराइड के नाम से जाना जाता है। सेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जो आपका स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड होता है, और जो ग्लाइकोजन है ये भी पॉलीसेकेराइड होता है। लेकिन अंतर दोनों में इतना होता है कि जो स्टार्च होता है ये पादपों में होगा, जबकि जो ग्लाइकोजन होगा ये जंतुओं में होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया कि पादपों में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है, तो पादपों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नोट डाल के ये पॉइंट लिख लीजिएगा, कतई ना मिस करिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है। अब आपकी जो क्लासें चल रही हैं या जो लास्ट टर्म पे आ रही हैं क्लासें, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोलेंगे, तो डेली रेगुलर बेसिस पे नोट करते जाइएगा। कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। आज की क्लास कल पे मत छोड़िएगा। बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि कई लोगों ने ये गलती कर रखी है। जैसे कि प्लांट किंगडम का हमने जो पहला पार्ट डाला था पादप जगत वर्गीकरण का, अभी भी बहुत से लोगों ने उसको नहीं देखा है। वो लोग सोच रहे हैं कि हम एक साथ बैठ करके सारे वीडियो देख डालेंगे, ये बहुत बड़ी गलती। आप लोग जितने भी पॉइंट होते जा रहे हैं उनको नोट करते जाइए, उनको तैयार करते जाइए। एक साथ तैयार करोगे कभी नहीं कर पाओगे। तो शैवालों के संबंध में हम लोगों ने इतनी बातें पढ़ ली। इसके बाद कवक का अध्ययन, यानी दूसरा टॉपिक कवक के बारे में पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था सारे कवक के बारे में। सभी कवक किन किन रूपों में प्रयोग होते हैं, तो कवकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो उस संबंध में भी हम बात नहीं करेंगे, यानी कि उसको भी हम ज़्यादा, क्योंकि अगर उसकी बात करेंगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और उससे कोई फायदा नहीं। तो अब हम लोग थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक और जीवाणु ये टॉपिक पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग जरा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइटा के बाद अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ब्रायोफाइटा के बाद नेक्स्ट आपका आएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कवक, शैवाल, हाँ। इसके बाद ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा में ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ पॉइंट हम बता दे रहे हैं, सिर्फ आप उनको नोट कर लीजिएगा, उसी में आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं? तो थैलोफाइटा हो गया। थैलोफाइटा के बाद दूसरा वर्ग हम लोगों ने जो विभाजित किया था उसे नाम दिया था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है, देखिए दूसरा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कुछ खास चीजें ही ध्यान में रखनी है। जैसे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत पहली चीज हम लोगों को ये याद रखनी है कि ब्रायोफाइटा से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा में क्या जाइलम फ्लोएम या संवहन होगा, तो पहली चीज याद रखिएगा, इनमें संवहन नहीं होता। संवहन नहीं होगा मतलब संवहन ऊतक नहीं होगा, तो संवहन ऊतक इनमें भी नहीं पाया जाएगा। अर्थात जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम क्या ये होंगे, तो हमने बताया इसका कॉन्सेप्ट है कि जब संवहन ऊतक नहीं है तो ना तो संवहन ऊतक होगा, तो जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होंगे, क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम आपके संवहन ऊतक ही होते हैं। तो ब्रायोफाइटा के बारे में पहली बात ये याद रखनी है। दूसरा,
एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम भ्रूणीय पादप किसे कहा जाता है? ये प्रथम भ्रूणीय पादप कहे जाते हैं। भ्रूणीय पादप कहने के पीछे क्या लॉजिक है? तो देखिए, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा एक डिवाइडेशन होता है। अभी जब टिप्पो का विभाजन आप पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे इसका नाम ब्रायोफाइटा क्यों पड़ा था। ब्रायो का अर्थ यहाँ पर यहाँ से लिया जाता है कि जो ब्रायो अर्थ होता है इसका अर्थ यही है कि जिसमें एम्ब्रियो पाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाता है ब्रायोफाइटा। तो प्रथम स्थलीय पादप किसे कहा जाता है या प्रथम भ्रूणीय पादप किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, प्रथम स्थलीय पादप किसे कहा जाता है? तो यही प्रथम स्थलीय पादप भी हैं जो स्थल भाग में सबसे पहली बार उगे। तो जीवन का विकास भी आपने पढ़ा था जल से। जल के अंतर्गत पहला हम लोगों ने पढ़ा कि थैलोफाइटा जो थे ये मूल रूप से जल में ही होते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइटा है ये कुछ पौधे ऐसे थे जो स्थल भाग में भी उगे, लेकिन ये वर्ग स्थल भाग में कतई भी सफल नहीं हुआ या ऐसी जगह पर ही उग पाया जहां पर जल की अधिकता पाई गई। तो यहां से ये भी याद रखिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन बनेगा, क्या जड़ तना पत्ती इसमें पाया जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें जड़ तना और पत्ती ये भी नहीं पाए जाते, इसमें भी नहीं पाए जाते जड़ तना पत्ती। शरीर कैसा होगा? तो शरीर में इनके मूल रूप से मूलाभास रूप में शरीर पाया जाता है। मूलाभास का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया, तो इसके बारे में शरीर देख लेते हैं कि इनकी शारीरिक संरचना जो होती है वो मूलाभास के रूप में होती है। मूलाभास का अर्थ होता है जड़ के रूप में, यानी जड़ होती, स्पष्ट जड़ नहीं होती, लेकिन जो शरीर होता है वो जड़ के ही रूप में होता है। या आप बोल सकते हैं कि स्पष्ट विभाजन तो नहीं है जड़ तने पत्ती का, लेकिन जो शरीर है इनका वो मूलाभास यानी कि जड़ या मांसल रूप में होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इनका मुख्य कार्य क्या है? तो ये मुख्य रूप से आपका मृदा अपरदन रोकने में सहायक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मृदा अपरदन रोकने में किस वर्ग का प्रयोग किया जाता है या किस वर्ग के पौधों का प्रयोग किया जाता है? ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों का प्रयोग किया जाता है। अगली बात कि यहां से अगर मृदा अपरदन रोकते हैं, यानी कि क्वेश्चन बनेगा जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो जल धारण क्षमता जो सबसे ज्यादा है वो आपके ब्रायोफाइटा वर्ग की होती है। इसमें भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा स्फैगनम नामक एक ब्रायोफाइटा पादप है जिसका जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है और यह मृदा अपरदन को रोकने में भी सबसे ज्यादा सहायक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फैगनम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा पादपों में किसकी होती है? स्फैगनम की होती है। स्फैगनम का प्रयोग कई जनजातियां भोजन के रूप में भी कर लेती हैं, ईंधन के रूप में भी कर लेती हैं, और जल यानी कि जो जहां पर दलदली क्षेत्र है वहां पर इसका प्रयोग जल धारण यानी जल को समाप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग कर लेती हैं। इसका प्रयोग खाद के रूप में भी कई जगह किया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है? तो स्फैगनम की होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो एग्जाम्पल के रूप में पहला तो आप नोट कर सकते हो स्फैगनम। इसके बाद दूसरा आप नोट कर सकते हो, दूसरा इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्सिया इसी ब्रायोफाइटा वर्ग का ही उदाहरण है रिक्सिया। इसके बाद तीसरा इसका क्या उदाहरण होगा? तो पहला स्फैगनम, दूसरा रिक्सिया, और तीसरा हम लोग देखेंगे तो इसे कहा जाता है मार्केसिया इसका तीसरा उदाहरण है।
ये भी नोट कर लीजिएगा, मार्केसिया। इसके बाद अगला पॉइंट अगर नोट करें तो इसमें चौथा आता है जिसे कहा जाता है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया चौथा है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया नाम का पादप जो है वो भी आपका ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत ही आता है, फ्यूनेरिया। एक कई बार क्वेश्चन में रख दिया गया मास। मास मास भी एक पादप है, ये भी आपका ब्रायोफाइटा वर्ग में भी आता है, तो चाहो तो आप ये नोट कर लो। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, या इससे ज्यादा आपको एग्जाम्पल याद रखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, किसी को ना समझ में आ रहा हो तो एक बार बता दीजिएगा। ये स्फेगनम दिखता कैसा है, अगर ये ध्यान में आ रहा हो तो स्फेगनम जैसा दिखता है, ये एक तरीके की काई होती है, जैसे काई होती है वही काई की तरीके ही देखने में होता है ये स्फेगनम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि स्फेगनम का प्रयोग क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग खाद के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, ईंधन के रूप में, ये सारे प्रयोग इसके में किए जाते हैं स्फेगनम के। तो नोट कर लीजिएगा। और इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब हम बोलने जा रहे हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा। नोट डाल के एक पॉइंट ब्रायोफाइटा से नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया, वनस्पति जगत का उभयचर या एम्फीबिया किसे कहा जाता है। तो वनस्पति जगत का उभयचर या एम्फीबिया ब्रायोफाइटा को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। हमने बताया कि ये पहले ऐसे पादप हैं जो स्थल पे, जल से निकल करके स्थल पे आए तो, लेकिन स्थल पे सफल नहीं हो सके, इसलिए एम्फीबिया में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वे जीव जो जल में जन्मे हों लेकिन स्थल में रह सकते हों, उनको क्या कहा जाएगा, उभयचर। तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है, वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आज आपकी क्लास बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। किसी को अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई हो, ना समझ में आई हो चीज़ें, तो हमें बता दीजिएगा। हम एक बार, या आप वीडियो फिर से रिप्ले करके एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।